चलिए, कहां तक बातें हुई थी लास्ट क्लास में, एक बार बता दीजिए मुझे। माइनस आर के बारे में हमने की थी बातें कि कौन कौन है जो माइनस आर इफेक्ट दिखा सकते हैं। ओके, पोलर पाई बॉन्ड और की एटम हैज वैकेंट ऑर्बिटल। अपने काम के केवल कौन से हैं? पोलर पाई बॉन्ड वाले, बाकी किसी काम के नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ माइनस आर। कंपैरिजन ऑफ माइनस आर, कंपैरिजन ऑफ माइनस आर इफेक्ट। इसमें इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें बिल्कुल वैसा ही ऑर्डर आपको ऑब्जर्व होता है जो माइनस आई के अंदर ऑब्जर्व होता है। NO2 खतरनाक माइनस आर इफेक्ट लगाता है भाई। सबसे अगर आगे अपन बात करना चाहें तो सबसे ज्यादा माइनस आर किसका लगेगा? NO2 का। खतरनाक माइनस आर लगाएगा। उसके बाद आता है कौन? CN। कौन आता है? CN। उसके बाद अगर अपन बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड, माइनस आई के अंदर भी ऑर्डर पड़ा था। ये माइनस आर का ऑर्डर है। अगर इन तीन ग्रुप्स का कंपैरिजन चलता है तो माइनस आर इस प्रकार से रहेगा। NO2 को जिसके साथ भी कंपेयर करोगे, NO2 वहां पर माइनस आर ज्यादा ही लगाता हुआ नजर आएगा। जैसे मान लीजिए NO2 का कंपैरिजन आपने किसके साथ कर दिया है? एल्डिहाइड और कीटोन के साथ कर दिया है यहां पर। तो NO2 का जो माइनस आर होगा वो एल्डिहाइड और कीटोन से क्या होगा? ज्यादा होगा। और एल्डिहाइड का जो माइनस आर होगा वो कीटोन से होगा। और कीटोन का जो माइनस आर होगा वो ईस्टर या एसिड से क्या होगा? ज्यादा होगा। समझिए इस बात को। देखिए, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। NO2 के सामने तो कोई टिकता ही नहीं है। बाकी PH3 की बात वो कभी करेगा नहीं हमसे। और NO2 गजब का ही माइनस आर इफेक्ट लगाता है, खतरनाक माइनस आर इफेक्ट NO2। अब समझिए इस बात को, ये तो सबसे आगे रहेगा, इससे ज्यादा माइनस आर वाला है ही नहीं। अब इनमें भी देखो, अगर मैंने बात की हो तो माइनस आई का ऑर्डर एग्जैक्टली मैंने आपको ऐसे ही बताया था। इसमें यहां पर कौन है? हाइड्रोजन। यहां पर कौन है? एल्काइल ग्रुप, जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अगर इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर माइनस आर से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहां पर आप जानते हैं ये CO बॉन्ड अगर ये बेंजीन पर जाकर जुड़े, ध्यान से सुनना, अगर ये बेंजीन के ऊपर जाकर जुड़ता है, किसके ऊपर जाकर जुड़ता है? बेंजीन के ऊपर जाकर जुड़ता है। एक हमारे सामने है ईस्टर, ध्यान से सुनना, ये कौन सा है? ईस्टर। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो कौन जुड़ा हुआ है? एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई भी। अब आप बताओ बेंजीन में से कौन ज्यादा विड्रॉ करेगा? बेंजीन में से कौन इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा विड्रॉ करेगा? देखिए, यहां पर ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, करेगा, लेकिन क्या से इलेक्ट्रॉन लेगा? नहीं, यहां पर ये लोन पेयर से भी इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अगर ये लोन, तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो इसका माइनस आर इफेक्ट क्या करने लगेगा? कम होने लगेगा। लेकिन यहां पर नीचे देखो, ये CO बॉन्ड केवल और केवल किससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा। यू गॉट द पॉइंट? इसीलिए इसका माइनस आर क्या होता है? कम होता है। इसको पीछे रखा गया है। कहां रखा गया है? से भी ये कभी कंपैरिजन में नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो जब भी आपको NO2 दिखाई दे, NO2 का मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं है। खतरनाक माइनस आर इफेक्ट लगाता है NO2। उसके बाद अगर अपन बात करें CN, ये देखो, जो माइनस आई का ऑर्डर होता है वही माइनस आर का होता है। यहाँ पे देख, जो माइनस आई का ऑर्डर होता है वही माइनस आर का ऑर्डर होता है। वैसे तो ये ऑर्डर एक्सप्लेन होता है MOT से। किससे? MOT से। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है। लूमो हुमो का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ चलता है, बट हमें इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो इसको छापेंगे, अपन आगे बढ़ेंगे। ये अपने आप याद हो जाएगा जब कार्बेनाइन, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ बार बार आपके सामने आएगा। ये तो अलग अलग है, ऐसे डिक्रीजिंग मत लिख देना। ये तो अलग अलग ऑर्डर लिखे हुए हैं, कभी एक में सेट कर दो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। माइनस आर मतलब माइनस आई से देख ले, कोई दिक्कत? सल्टा दिया क्या? अपन एप्लीकेशन पार्ट एक साथ करेंगे सारा का सारा। पहले थ्योरी पार्ट को अपन सुलटा रहे हैं, फिर अपन एक साथ इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, बहुत सारी चीजें एक साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। आज अपना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चलेगा, एंड दैट विल बी हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में हम बहुत ही कम बातें जानते हैं, तो उसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। सुलटा दिया है क्या सभी ने? ओके। नेक्स्ट जो हमारे सामने टॉपिक रहेगा वो रहेगा SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस।
स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। एनसीईआरटी के अंदर ऐसी कोई बात नहीं लिखी है, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, जितना अपने काम का होगा उतनी ही मैं बात करूंगा। इसे बोलते हैं इन शॉर्ट एसआईआर। क्या बोलते हैं? एसआईआर। क्लियर? क्या बोला जाता है इसको? एसआईआर बोला जाता है। चलिए पहले इसके अपन डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम इस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। लाइव वालों को क्या प्रॉब्लम आ गई? पीछे कर्टेन लगवा दो भाई, वो रिफ्लेक्शन आ रहा है बोर्ड के ऊपर। चलिए चलिए लिखिए, डेफिनेशन लिखिए एसआईआर की। इफ रेजोनेंस इज डिमिनिश्ड, if resonance is diminished or prevented, if resonance is diminished or prevented because the atoms are sterically forced, because the atoms are sterically forced out of planarity, because the atoms are sterically forced out of planarity। अगर एटम्स को स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से प्लेनरिटी से बाहर जाना पड़ेगा तो रेजोनेंस क्या हो जाएगी? डिमिनिश हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, या फिर प्रिवेंट, खत्म हो जाएगी। अब इस बात को ध्यान से सुनना। प्लेनरिटी का क्या रोल है? आप जानते हैं कॉन्जुगेशन के लिए प्राइम रिक्वायरमेंट है क्या? कि पी ऑर्बिटल क्या होने चाहिए? पैरेलल। और पी ऑर्बिटल पैरेलल तभी होंगे जिन एटम्स के ऊपर पी ऑर्बिटल हैं वो किस में लाई करें? सेम प्लेन में। या तो सेम प्लेन के अंदर लाई करें या नियरली सेम प्लेन के अंदर आ जाएं, तभी वो पी ऑर्बिटल क्या रहेंगे? पैरेलल। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लीजिए अगर हमसे पूछा जाए क्या इसके अंदर कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन आप जानते हैं पी ऑर्बिटल्स का पैरेलल होना बेहद जरूरी है कि नहीं है? और पी ऑर्बिटल पैरेलल तभी होंगे पी ऑर्बिटल अवेलेबल है वो क्या हो? प्लेनर हो, सेम प्लेन के अंदर लाई करते हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2। इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। हाँ या ना? यस। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर हम तबीयत से यहां पर बात कर सके तो इसके अंदर कॉन्जुगेशन कब होगा? जब पी ऑर्बिटल्स क्या होंगे? पैरेलल। और पी ऑर्बिटल्स पैरेलल कब होंगे? ये वाले एटम्स जिनके ऊपर पी ऑर्बिटल है वो किस में लाई करें? सेम प्लेन के अंदर। किसके अंदर लाई करें? सेम प्लेन के अंदर लाई करें। अगर ये सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे तो इनके ऊपर जो पी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, इनके ऊपर जो पी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं ये क्या रहेंगे? पैरेलल। अगर इनमें से कोई भी एटम प्लेन से बाहर जाएगा तो फिर इसका पी ऑर्बिटल बाकी पी ऑर्बिटल्स के पैरेलल नहीं रह पाएगा। तो यहां पर ये सारे पी ऑर्बिटल क्या है? पैरेलल है। और ये जितने ज्यादा परफेक्ट पैरेलल होंगे कॉन्जुगेशन उतना ही बेटर होगा। तो आपको एक बात समझ में आना चाहिए, अगर मान लीजिए हम बात करते हैं एटम्स किस में लाई करते हैं? एटम्स क्या है? प्लेनर है। एटम्स क्या है? प्लेनर। अगर एटम्स प्लेनर है, सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं, तभी पी ऑर्बिटल्स क्या होंगे? पैरेलल। तभी पी ऑर्बिटल्स क्या होंगे? पैरेलल। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एटम्स प्लेनर होंगे तभी उनके पी ऑर्बिटल्स पैरेलल होंगे। बता रहे हो? देखिए इसके बिना आप आगे चीजों को समझ नहीं पाओगे। सबसे पहले हमारे सामने आता है नाइट्रोबेंजीन। किसकी बात करेंगे? नाइट्रोबेंजीन। ध्यान से सुनते रहेंगे नाइट्रोबेंजीन के बारे में। देखिए नाइट्रोबेंजीन के बारे में कोई हमसे पूछे क्या NO2 ग्रुप जो है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है? यस में है। इस प्रकार से यहां पर हम बात करेंगे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो ये NO2 ग्रुप जो है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है। ये बेंजीन से इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा है। ये कहां से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा है? -I एंड -R दोनों इफेक्ट यहां पर इसके ऑपरेट कर रहे हैं। -I से भी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू -I लगा रहा है और पाई बॉन्ड के थ्रू -R इफेक्ट ये लगा रहा है। बिल्कुल सही आपने इस बात को समझा है। फिर हमने क्या किया है कि इसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर कोई बल्कि ग्रुप टिका दिए हैं। क्या टिका दिए हैं? बल्कि ग्रुप के टिकाने से यहां पर क्या ऑब्जर्व हुआ है? जैसे ही मैंने आपको इसकी ऑर्थो पर एक बल्कि टिकाया,
तो एक बल की टिकाने से हो सकता है रेजोनेंस थोड़ा सा कम हुआ हो, एक और बल की टिका दिया तो हो सकता है रेजोनेंस क्या हो गया हो, खत्म हो गया हो। वो मैं समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस सिचुएशन में पाया गया है कि NO2 यहां पर अपना कौन सा है, ओनली माइनस है। कौन सा लगा रहा है, ओनली माइनस है, मतलब इसका आर नहीं रहा, नहीं रहा। देखिए अगर आप ऑर्बिटल डायग्राम अप्रोच से नहीं पढ़ते ना तो आपको SIR कभी ढंग से समझ में नहीं आता। क्लियर, क्योंकि बच्चे के हिसाब से भी तो अभी भी ऐसा है, डबल सिंगल डबल, उसके हिसाब से तो रेजोनेंस होना चाहिए था, उसके हिसाब से तो रेजोनेंस होना चाहिए था। लेकिन आप जानते हैं कॉन्जुगेशन होने के लिए p ऑर्बिटल्स का पैरेलल होना बेहद जरूरी है। अगर p ऑर्बिटल्स पैरेलल नहीं है तो फिर कॉन्जुगेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये बात आपको समझ में आई क्या? चलिए अभी मैं आपको बताता हूं कि ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये तीनों जो ग्रुप हमारे सामने हैं ये बल्कि हैं, और बल्कि होने की वजह से यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग होती है। क्या होती है? स्टेरिक क्राउडिंग। देखिए स्टेरिक क्राउडिंग कहीं भी हो सकती है, ये अपनी बात को दिमाग में उतार लीजिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि केवल बल्कि होंगे ना तभी स्टेरिक क्राउडिंग होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। कब कोई ग्रुप एक दूसरे से रिपल्सन फील करता है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी आपस में रिपल्सन फील कर सकते हैं। कोई ऐसा एग्जांपल है आपके पास? बहुत जल्दी बोल देते हैं कुछ लोग कि हाइड्रोजन इज स्मॉल इन साइज, रिपल्सन फील नहीं करेगा। ये मूर्ख लोगों की कहानियां हैं, मूर्ख लोग ऐसी बातें करते हैं। हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन से है। इंपॉर्टेंट ये है कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए जो NO2 ग्रुप है वो बेंजीन के प्लेन से कहां चला जाएगा, बाहर। अगर वो बेंजीन के प्लेन से बाहर चला गया तो आप बताइए इसके एटम, NO2 के एटम और बेंजीन के एटम प्लेनर रहेंगे क्या? नहीं। अगर एटम प्लेनर नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वहां पर p ऑर्बिटल भी पैरेलल नहीं रह पाएंगे। यहां पर माहौल देखने को मिलता है। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये रियलिटी है। NO2 जो है या तो प्लेन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा बेंजीन के, या थोड़ा सा नीचे चला जाएगा ताकि रिपल्सन क्या हो सके, कम हो सके, ताकि रिपल्सन क्या हो सके, कम हो सके। अभी अपन इसको और भी बढ़िया तरीके से समझते हैं। पहले इस पर बात करते हैं ऑर्बिटल डायग्राम से। किससे बात करते हैं? ऑर्बिटल डायग्राम से। आप जानते हैं कॉन्जुगेशन होने की प्राइम कंडीशन है, कॉन्जुगेशन होने की प्राइम कंडीशन है कि p ऑर्बिटल क्या होने चाहिए भाई लोगों, पैरेलल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो यहां पर हमारे सामने पहले बेंजीन पर यहां पर ऑलरेडी कॉन्जुगेशन है। बेंजीन के सारे p ऑर्बिटल्स क्या है, पैरेलल। ये देखिए बेंजीन में ऑलरेडी क्या है, कॉन्जुगेशन है। अब NO2 के अंदर तो यहां पर भी इस प्रकार से आपको कॉन्जुगेशन दिखाई देगी। यहां पर है प्लस का चार्ज और यहां पर है माइनस का चार्ज। इनफैक्ट ये नेगेटिव NO के साथ रेजोनेंस में, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो फिलहाल अगर हमसे पूछ लेना गलती से कि नाइट्रोबेंजीन के अंदर कितने p ऑर्बिटल पैरेलल है, जरा बताओ। नाइट्रोबेंजीन के अंदर कितने p ऑर्बिटल पैरेलल हैं? कितने हैं? कितने हैं? अबे दिमाग से पैदल लोगों, क्या ये नेगेटिव उसके साथ रेजोनेंस नहीं करेगा क्या? तो अगर ये नेगेटिव रेजोनेंस कर रहा है और ये इसके साथ भी रेजोनेंस कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस वाला p ऑर्बिटल और इस वाले p ऑर्बिटल क्या होंगे, पैरेलल। तो सारे के सारे p ऑर्बिटल फिलहाल क्या हैं, पैरेलल हैं। सारे के सारे p ऑर्बिटल फिलहाल क्या हैं, पैरेलल हैं। ये सारे p ऑर्बिटल्स यहां पर पैरेलल अभी फिलहाल हैं। तो यहां पर बढ़िया तरीके से कॉन्जुगेशन होगा। ये देखिए नाइट्रोजन का और ये बेंजीन पर p ऑर्बिटल क्या है, पैरेलल। तो ये जब चाहे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किधर डिलोकलाइज हो सकते हैं, इधर। जब चाहे इधर डिलोकलाइज हो सकते हैं और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स फिर किधर चले जाएंगे, इधर। आप बताइए कार्बन और नाइट्रोजन में पाई बॉन्ड बनेगा अगर ये इधर डिलोकलाइज हो जाए? यस। और बॉन्ड बनने की प्राइम कंडीशन है p ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, पैरेलल। पाई बॉन्ड तो तभी बनेगा जब p ऑर्बिटल क्या होंगे, पैरेलल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपने क्या किया है कि इसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर बल्कि ग्रुप्स लगा दिए। क्या किया है? इसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर बल्कि ग्रुप्स लगा दिए हैं। इसकी ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप लगाने से क्या होगा, ये जो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं ये कैसे ग्रुप हैं, बल्कि। तो इसको रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए इस NO2 को आउट ऑफ प्लेन जाना पड़ेगा। इस NO2 को क्या करना पड़ेगा, आउट ऑफ प्लेन जाना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। यहां पर हमारे सामने है ऑक्सीजन, यहां पर भी हमारे सामने है ऑक्सीजन, यहां पर है पॉजिटिव चार्ज। पहले मैं बेंजीन की बातें आप लोगों के साथ कर लेता हूं। ये हमारे सामने क्या है, बेंजीन। क्लियर? बेंजीन में अभी भी सारे p ऑर्बिटल पैरेलल है, बेंजीन में अभी भी कॉन्जुगेशन चल रहा है। लेकिन इन ग्रुप्स के बीच में रिपल्सन होने की वजह से, ये बात मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, NO2 को क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा? घूमना पड़ेगा। और घूमने की वजह से, क्यों घूमेगा मैं आपको बताऊंगा। घूमने की वजह से जो नाइट्रोजन के ऊपर पी ऑर्बिटल है, जो ऑक्सीजन के ऊपर पी ऑर्बिटल्स हैं, वो पी ऑर्बिटल्स अब बेंजीन के पी ऑर्बिटल के पैरेलल नहीं रहेंगे। बेंजीन के पी ऑर्बिटल के पैरेलल नहीं रहेंगे। पहले आप ये बताओ, अगर ये बेंजीन के पी ऑर्बिटल के पैरेलल नहीं रहे तो क्या ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता है। यहां से आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगता है डबल सिंगल डबल, तो कॉन्जुगेशन तो होना चाहिए। कॉन्जुगेशन की प्राइम रिक्वायरमेंट है पी ऑर्बिटल्स पैरेलल होने चाहिए। अगर वो पैरेलल नहीं है तो कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। अब ये सर घुमा क्यों है, प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए। अब इसको समझते हैं। आप जानते हैं जो NO2 ग्रुप आपका है उसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी है? हाइब्रिडाइजेशन कैसी है? sp2 है कि नहीं है? sp2 का मतलब कैसा ग्रुप है? ट्रायंगुलर ग्रुप है। ऐसा दीजिए मुझे एक नोटबुक दीजिए। नोटबुक मान लीजिए ये बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। बताइए बेंजीन प्लेनर मॉलिक्यूल है कि नहीं है? यस। तो ये नोटबुक क्या आपकी प्लेनर है। और ये बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? NO2। इस प्रकार से आप इसको इमेजिन कीजिए। तो जितने भी पी ऑर्बिटल है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर अप और डाउन मानो, तो सारे पी ऑर्बिटल क्या है? पैरेलल। NO2 वाले भी और बेंजीन वाले। फिर आपने क्या किया, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर, ये रही ऑर्थो पोजीशन, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर, ये रही ऑर्थो पोजीशन, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या टिका दिए? बल्कि ग्रुप। जैसे ही आप इसकी ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप टिकाओगे तो यहां से ये ऑक्सीजन, यहां से ये ऑक्सीजन उन ग्रुप्स के साथ क्या करेगा? टकराएगा, हिंड्रेंस फील करेगा। और कोई भी मॉलिक्यूल में जब हिंड्रेंस होती है तो एनर्जी बढ़ती है, और मॉलिक्यूल को ओवरऑल स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो उस हिंड्रेंस को क्या करने की कोशिश करेगा? मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के लिए ये NO2 ग्रुप घूम जाएगा। ये देखो, अगर ये NO2 ग्रुप घूम गया इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट, तो अभी देखो बेंजीन के और NO2 के पी ऑर्बिटल्स क्या थे? पैरेलल। रीजन बीइंग ऑल द एटम्स वर लाइंग इन द सेम प्लेन। जैसे ही ये घूमेगा, बताओ ऑक्सीजन वाले एटम्स जो हैं वो बेंजीन के प्लेन से बाहर गए कि नहीं गए? और बेंजीन के प्लेन से बाहर गए तो फिर कॉन्जुगेशन में नहीं रहेंगे। इसे बोलते हैं SIR। क्या बोलते हैं? SIR। कि स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से इस NO2 को घूमना पड़ गया, और घूमने की वजह से अब इसके जो पी ऑर्बिटल्स हैं और जो बेंजीन के पी ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में पैरेलल नहीं रहे। आप बताइए, क्या बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होना रुक जाएगा? क्या नहीं, बेंजीन में रेजोनेंस चलेगा। क्या NO2 के अंदर रेजोनेंस होना रुक जाएगा? क्या नहीं, NO2 के अंदर भी नेगेटिव रेजोनेंस करेगा। लेकिन बेंजीन और NO2 आपस में रेजोनेंस नहीं करेंगे, आपस में रेजोनेंस नहीं करेंगे। इसे कहते हैं SIR। क्या कहते हैं? SIR। क्या ये केवल बल्कि के केस में लगता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बड़े वाले मूर्ख हैं। क्या है? बड़े वाले मूर्ख है। इसको एक बार फिर से समझिए। NO2 ग्रुप ऐसा ही होता है, ट्राइंगुलर ग्रुप, एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन। ये समझ लीजिए बेंजीन है, मेरे नीचे क्या है? बेंजीन। मैं बेंजीन पर खड़ा हूं, तो फिलहाल मेरा प्लेन और बेंजीन का प्लेन क्या है? सेम। अगर एक आकर इधर खड़ा हो गया मेरी ऑर्थो पोजीशन पर, एक आकर इधर खड़ा हो गया मेरी ऑर्थो पोजीशन पर, तो उसकी मुंडी और मेरे हाथ टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? तो इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? घूमना पड़ेगा। और जैसे मैं घूमूंगा बेंजीन के प्लेन से बाहर चला जाऊंगा, और मैं बेंजीन के प्लेन से बाहर गया मतलब पी ऑर्बिटल अब बेंजीन के पैरेलल नहीं रहेंगे। तो भले ही आपको यहां पर डबल सिंगल डबल दिख रहा है, लेकिन यहां कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेशन की प्राइम रिक्वायरमेंट है पी ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। क्या होना चाहिए? पैरेलल। छापिए, आगे बढ़ूंगा। अब सोचिए, अगर बिना ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ा होता तो रट ही सकते थे आप इसको, लेकिन अगर आपने ऑर्बिटल डायग्राम से अप्रोच को लिया है तो आपको क्लियरली समझ में आ गया कि नहीं रहे पी पैरेलल, और नहीं रहे तो नहीं हो पाएगा कॉन्जुगेशन। ऑर्गेनिक का एक ही फंडा है, आज मुश्किल लगेगी, कल और भी ज्यादा मुश्किल लगेगी, और परसों एकदम आसान। लेकिन बहुत सारे लोग आज की शाम को ही ऑर्गेनिक पढ़ना छोड़ देंगे। ये होता है। अगर वो थोड़ा सा एफर्ट्स लगा जाए ना, तो ऑर्गेनिक से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, इंटरलिंक्ड है पूरा का पूरा। एक चीज आपको समझ में आई है तो आप कॉन्फिडेंस रखिए कल की चीज भी समझ में आएगी, और एक चीज समझ में नहीं आई है तो ये भी कॉन्फिडेंस रखिए कल की मैं ही समझ में नहीं आने दूंगा। इसलिए मैंने बोला था कि आपकी रेगुलरिटी क्लासेस में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिसको ये वाला नहीं पढ़ा, जिसने कॉन्जुगेशन नहीं पढ़ा, उसको ये थोड़ी चमकेगा कि क्या पी खेल रहा है तू। क्या हो गया? कोई दो ग्रुप आपस में रिपेल कब करते हैं?
कभी भी रिपेल कर सकते हैं क्या? तो फिर हाँ, डिस्टेंस, साइज, ओके, मतलब तो बल्कि ग्रुप एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं डिस्टेंस पर। हाँ तो बताओ ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस? कभी भी कर सकते हैं, मूड पे डिपेंड करता है सर, कभी रिपेल कर जाए कभी ना करें। अगर इन्हीं ग्रुप्स को उठा के मैं मेटा या पैरा पर लगा देता तो रिपल्सन हो पाता? देखिए, एक मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होता है। अगर दो ग्रुप्स उस दूर हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। अगर वो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस से नजदीक आने लगते हैं देन दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। फिर साइज भी मैटर नहीं करता है कि कौन छोटा है या कौन लार्ज इन साइज है, फर्क ही नहीं पड़ता है। और अभी आपको मैं सारी बातें क्लियर करने वाला। इथेन के अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन होता है क्या? इथेन का कन्फर्मेशनल एनालिसिस पढ़ा है आपने? इथेन के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन होता है क्या? कद्दू होता है। इथेन जो होता है उसमें कोई स्टेरिक रिपल्सन नहीं होते हैं। इट इज फ्री फ्रॉम स्टेरिक स्ट्रेन, देयर इज ओनली टॉर्सनल स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन होता ही नहीं है। मैंने तो नहीं पढ़ा, इससे पहले तुमने नहीं पढ़ा क्या? पढ़ोगे कैसे आइसोमेरिज्म? अलग ही लेवल पर तुम पढ़ के आते हो आइसोमेरिज्म को। स्टीरियो आइसोमर्स हैव सेम आयुपैक नेम, ये बात सही है क्या? स्टीरियो आइसोमर्स हैव सेम आयुपैक नेम, कद्दू। कोई भी दो आइसोमर का आयुपैक नेम सेम नहीं हो सकता। अगर वो आइसोमर हैं तो नाम डिफरेंट होगा, और नाम सेम है तो फिर वो आइसोमर नहीं है। आधी ज्यादा जनता को यही नहीं पता कि स्टीरियो आइसोमर्स का भी आयुपैक नेम क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। और फिर हम उम्मीदें बड़ी बड़ी पाल लेते हैं। सुलटा दिया है क्या? अब देखिए फंडा क्या होता है, रिपल्सन का फंडा थोड़ा सा समझिए। क्या हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन को रिपेल कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। देखिए हमारे सामने इथेन होता है, क्या होता है? इथेन। आपको इथेन का कन्फर्मेशनल एनालिसिस पढ़ाया जाएगा, हालांकि आपने इसको पहले भी पढ़ा होना चाहिए। ये कौन सा प्रोजेक्शन लिखा हुआ है? सोहर्स प्रोजेक्शन। राक्षस न्यूमैन कुछ भी फेंक देते हैं। सोहर्स प्रोजेक्शन के अंदर इथेन को यहां पर आप लोगों के सामने लिखा गया है। और यहां पर इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में कोई भी स्टेरिक रिपल्सन नहीं है। ये हाइड्रोजन एक दूसरे को बिल्कुल भी रिपेल नहीं कर रहे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कब एक दूसरे को कोई एटम या ग्रुप रिपेल करते हैं और कब नहीं करते हैं। मास्टर यहां तो बोल देता है हाइड्रोजन इज स्मॉल इन साइज सो दे डोंट रिपेल ईच अदर। फिर थोड़ी देर बाद आपको पढ़ाता है एनुलिन 10, फिर बोलता है नॉन एरोमेटिक ड्यू टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन। बच्चा बोलता है पहले तू डिसाइड कर ले। कभी बोलता है रिपेल नहीं करते और कभी बोलता है रिपेल करते हैं। या तो तुझे को खुद को क्लियर नहीं है कब रिपेल करेंगे और कब नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना, अगर हमारे सामने हाइड्रोजन की बातें हो, किसकी बातें हो? हाइड्रोजन की। तो यहां पर हाइड्रोजन के केस में क्या हम वंडरवॉल रेडियाई की बात कर सकते हैं? यस। अगर दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इस वंडरवॉल रेडियाई दैट विल बी d/2, सही कह रहा हूं क्या? अगर इस d/2 यानी कि वंडरवॉल रेडियाई से ज्यादा नजदीक आने की कोशिश करेंगे तो उनके बीच में रिपल्सन होगा।
और दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में डिस्टेंस उनकी वंडरवाल रेडियस से ज्यादा है, देन दे विल नेवर रिपेल टू ईच अदर, कभी रिपेल नहीं करेंगे वो। ये सिंपल सा फंडा होता है। आप बताइए, अगर हम क्लोरीन क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन और क्लोरीन, तो ये बॉन्ड लेंथ जो होता है ना, ये वही क्रिटिकल डिस्टेंस है कि दो क्लोरीन के एटम इस डिस्टेंस से ज्यादा नजदीक नहीं आ सकते। अगर ये इससे ज्यादा नजदीक आएंगे तो ये रिपेल करना शुरू कर देंगे। और आपने इस चीज को बड़ी तबीयत से पढ़ा है, किसके अंदर? केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। आप जानते हैं ये नजदीक आ रहे हैं, एकदम एनर्जी गिरती है और फिर एकदम बढ़ती है। और दिस क्रिटिकल डिस्टेंस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ, कि कोई भी दो एटम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से नजदीक नहीं आ सकते। अगर उससे नजदीक आ गए तो वो रिपल्सन फील करना शुरू कर देंगे। तो किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में रिपल्सन लग सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। जैसे अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेकर आऊंगा जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिपेल करता हुआ नजर आएगा, और आप बोलोगे सर बिल्कुल, और रिपल्सन की वजह से मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाए, रिपल्सन की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाए? नॉन प्लेनर हो जाए। इसी को ही तो हम क्या बोलते हैं? SIR। पहले बताइए, ये दोनों सेम प्लेन में लाई कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? फिर NO2 को आउट ऑफ प्लेन जाना पड़ा, मतलब नॉन प्लेनर हो गया। नॉन प्लेनर हो गया मतलब कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गई कहीं ना कहीं। अब आप इस एग्जाम्पल को बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, इस एग्जाम्पल को आप बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, कुछ याद आ रहा है? और यहां पर आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन में रिपल्सन हैं कि ग्रुप क्या होने चाहिए? बल्कि होने चाहिए। या फिर बोलते हैं कि हाइड्रोजन भी रिपेल करता। तो इंपॉर्टेंट यह है कि उनके बीच में गैप कितना है। अब ये जो कैविटी है ना, ये जो गैप है, इस कैविटी के अंदर दो हाइड्रोजन फिट नहीं हो सकते। अगर अपन बात करें तो ये डबल बॉन्ड कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है? ट्रांस में। गौर से देखो, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में? ट्रांस में। तो आप बताइए कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp2। तो 120 के आसपास बॉन्ड एंगल बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा? तो एक हाइड्रोजन तो मैंने यहां पर लगा दिया है। अब दूसरा हाइड्रोजन इसके अपोजिट जाएगा, मान लीजिए यहां लगा दिया है। अब इस नीचे वाले डबल बॉन्ड को भी गौर से देखो, ये भी किसके अंदर है? ट्रांस के अंदर है कि नहीं है? तो इस पर भी हाइड्रोजन मैंने यहां लगा दिया है और इस पर भी हाइड्रोजन यहां लगा दूंगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन को जो गैप मिला है, जो कैविटी है, ये इनकी वंडरवॉल रेडियस से कम है। और इतनी कम जगह के अंदर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर ये अपनी वंडरवॉल रेडियस से नजदीक आ गए हैं तो रिपल्सन हो जाएगा शुरू, और रिपल्सन हो जाएगा शुरू तो फिर आप जानते हैं मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा? अपनी शेप बदलनी पड़ेगी। क्या बदलनी पड़ेगी? शेप। और इसी रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? नॉन प्लेनर। ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर का मतलब क्या? इसके सारे एटम एक प्लेन के अंदर रहेंगे? नहीं। अगर सारे एटम एक प्लेन के अंदर नहीं रहेंगे तो फिर पी ऑर्बिटल भी पैरेलल नहीं रहेंगे, पी ऑर्बिटल भी पैरेलल नहीं होंगे। इसका मतलब इसके अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं होगी। आगे बताऊंगा ये कंपाउंड कैसा बन जाता है? नॉन एरोमेटिक। हालांकि पहले झटके में हमें ऐसा लगता है ये एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये कंपाउंड कैसा है? नॉन एरोमेटिक। यानी कि कोई एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, उसके लिए आपको कंपाउंड की ज्योमेट्री पता होना बहुत जरूरी है। तुम क्या करते हो? 4n+2 पाई रूल लगाए जाते हो, चिपकाए जाते हो कहीं भी होममेड क्वेश्चंस के ऊपर। ऐसा नहीं होता है। जब तक आपको ज्योमेट्री नहीं पता ना किसी मॉलिक्यूल की, आप उसकी एरोमेटिसिटी को लेकर कमेंट नहीं कर सकते। आपको देखने पर ये एरोमेटिक लगेगा, लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन ही नहीं है। कॉन्जुगेशन कैसे नहीं, वो आगे बात करूंगा मैं साइक्लिक कॉन्जुगेशन की। बस आपको यह समझ में आना चाहिए कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के रिपल्सन की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? नॉन प्लेनर। आपके लेवल पर बस यही है जहां पर हाइड्रोजन भी एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? रिपेल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिपेल कर सकते हैं। छापिए इसको, आगे बढ़ूंगा। तो कोई तुमसे पूछे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिपेल कर सकता है क्या, तो मूर्ख है वो। क्या है? ऐसे तो कोई बताया जाता है। कहाँ की बात कर रहा है भाई? इथेन में तो रिपल्सन नहीं है, लेकिन इसके अंदर तो रिपल्सन है। डिपेंड करता है दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। यहां पर बहुत सारे लोग बोल देते हैं देयर इज नो स्टेरिक रिपल्सन बिकॉज हाइड्रोजन इज स्मॉल इन साइज।
99% यही बोलते हैं। तो फिर ये भी तो यहाँ हाइड्रोजन भूल गया क्या? हाइड्रोजन की साइज तो मेरे हिसाब से फिक्स ही होती होगी एटम की साइज, ये कंपाउंड टू कंपाउंड बदल लेता है। कि अभी मैं डाइटिंग पे चल रहा हूँ, थोड़ा पतला हूँ, आजकल खूब खा रहा हूँ जोमेटो स्विगी से, तो थोड़ा मोटा हो गया हुआ, रिपल्सन फील करूंगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके बीच में गैप कितना है। क्लियर? सुलटा दिया है क्या? देखिए ये जब ग्रुप बेंजीन पर लगे होंगे, फिर इनकी ऑर्थो पोजीशन पर चाहे तुम हाथी बिठा देना, ये SIR नहीं करते। ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस करना बंद नहीं करेंगे, कभी बंद नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी बल्कि ग्रुप क्यों ना टिका दीजिए। अगर ऑर्थो से आपको लगवाना है SIR, तो फिर ऑर्थो पर ग्रुप कैसे लगाने पड़ते हैं? बल्कि ही लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ग्रुप इतने तो होने ही चाहिए ताकि वो एक दूसरे को क्या करने लगे? रिपेल करने लगे। अब बताइए CH3 एक बल्कि ग्रुप होता है, मैं आपको बताऊंगा CH3 क्या होता है? बल्कि ग्रुप। बट स्टिल ये बिल्कुल बेंजीन के साथ क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। क्या करेगा? रेजोनेंस। यहां पर इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? -IB लगेगा एंड -RB। आप जानते हैं CN दोनों इफेक्ट लगाता है, -IB लगाता है और -RB। तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू -I लगाएगा और पाई बॉन्ड के थ्रू -R लगाएगा। अब आप समझिए ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp, और sp का मतलब ये ग्रुप कैसा होता है? लीनियर। ये ग्रुप कैसा होता है? लीनियर। अब बेचारा पहले ही सावधान पोजीशन में, बताओ इससे कम जगह क्या ले पाएगी? है कि नहीं है? तो इधर कोई आगे खड़ा हो जाए, इधर कोई आगे खड़ा हो जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन करना बंद नहीं करता है, भले ही आप इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कितने भी बल्कि ग्रुप लगा दीजिए, ये रेजोनेंस करेगा। ये हमारे काम का है। एक तो CN काम का है और एक कौन काम का है? NO2। एक तो CN काम का है और एक कौन काम का है? NO2। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बल्कि ग्रुप्स कौन कौन से हमारे सामने बल्कि ग्रुप्स होते हैं। हालांकि आपने कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा हो या ऑप्टिकल पढ़ा हो तो आपको बताए जाते हैं बल्कि ग्रुप्स। सबसे पहले दुनिया के सारे अल्काइल ग्रुप्स बल्कि ग्रुप होते हैं। क्या बोला सर आपने? सारे अल्काइल ग्रुप। सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप क्या होता है? मिथाइल, वो भी बल्कि होता है। दुनिया के सारे अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं? बल्कि। मिथाइल हो, इथाइल हो, इथाइल तो और भी ज्यादा बल्कि होगा, और इथाइल से ज्यादा बल्कि कौन सा रहेगा? आइसोप्रोपाइल। आप जानते हैं जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे बल्किनेस बढ़ती चली जाएगी। थर्ड पीरियड और उससे नीचे के सारे एटम्स बल्कि होते हैं। थर्ड पीरियड और उससे नीचे के सारे एटम्स क्या होते हैं? बल्कि। यानी कि क्लोरीन अपने आप में कैसा है? बल्कि। ब्रोमीन अपने आप में कैसा है? बल्कि। आयोडीन अपने आप में कैसा है? बल्कि। ये बल्कि एटम्स है सारे के सारे। ये एंट्रेंस दे सकते हैं किसी को अगर किसी की ऑर्थो पोजीशन पर आ जाए। नेक्स्ट, और अगर अपन बात करना चाहें तो जैसे ट्राइंगुलर ग्रुप जो होते हैं NO2, ये भी अपने आप में काफी बल्कि ग्रुप है भाई। उसके बाद अगर अपन बात करें COOH, ये भी अपने आप में काफी बल्कि ग्रुप है। फिर अगर अपन बात करें SO3H, ये तो कमाल का ही बल्कि ग्रुप है, बहुत ज्यादा बल्किनेस इसके अंदर होती है। तो ये वो ग्रुप हैं, अगर ये किसी की ऑर्थो पर आ जाए तो ये हिंड्रेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई हिंड्रेंस फील करने वाला हो तो, अब ये इनकी पर आएंगे तो फील ही नहीं करते, चाहे कुछ भी लगा दो, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये मैंने बताए हैं बल्कि ग्रुप। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं कौन से वो ग्रुप हैं जो SIR फील करते हैं, ग्रुप्स विच विल फील SIR। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा ग्रुप्स विच फील SIR। ग्रुप्स विच फील SIR, जो SIR फील करते हैं। भाई सबसे पहले मैं काम की बातें करूंगा, जो अपने काम में आने वाले हैं, जिनकी ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप आ जाएगा तो वहां SIR काम करने लगेगा। बहुत सारे हैं लेकिन नीट में सारे नहीं पूछे जाते हैं। इवन NCERT ने तो SIR का नाम तक नहीं लिया कहीं पर। क्लियर? लेकिन मुझे ऑर्थो इफेक्ट समझाने में इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूं। अब सुनना ध्यान से, कौन कौन से वो ग्रुप हैं। सबसे पहले तो NO2 को देखो। NO2 कैसा ग्रुप है? ट्रायंगुलर ग्रुप है, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई बल्कि ग्रुप आया तो ये घूम के आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। NO2, इस पर ध्यान देना। उसके अलावा अगर अपन बात करना चाहें तो कार्बोक्सिलिक एसिड पर भी ध्यान देना। किस पर ध्यान देना? कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर भी ध्यान देना। ये भी अगर इसकी भी ऑर्थो पोजीशन पर, ये ट्रायंगुलर ग्रुप होते हैं ऐसे, तो ट्रायंगुलर ग्रुप के ऑर्थो कोई बल्कि ग्रुप लगाओगे तो उसको तो घूमना ही पड़ेगा। ये दो काम के हैं। और तीसरा काम का हमारे ये भी आ रहा है, अगर जरूरी नहीं है कोई ट्रायंगुलर नहीं है तो वो SIR फील नहीं करे, कर सकता है। जैसे कि हमारे सामने ये वाला आ गया, ये कई जगह हमें बेसिक स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करने के लिए काम में आने वाला है। ये तीन अपने दिमाग में होने चाहिए, बाकी सब भूल जाओ। देखो नाइट्रोजन पर जब तक हाइड्रोजन है ना वो फील नहीं करता है, अगर H हटाकर आपने मिथाइल ग्रुप लगा दिए है तो ये फील करने लग जाएगा। यही हमारे काम की चीज है। उसके अलावा तो बहुत सारे हैं, जैसे ये कार्बोकेटाइन है, यहां पर भी आप ग्रुप है क्योंकि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। अगर H होंगे तो नहीं करेगा,
अगर CH3 होंगे तो करेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही किसके केस में देखने को मिलता है? एनायन के केस में भी देखने को मिलता है। किसके केस में देखने को मिलता है? एनायन के केस में भी देखने को मिलता है। इसी प्रकार से आप ईस्टर में भी देख सकते हो, क्योंकि एसिड और ईस्टर में तो कोई फर्क नहीं है। अगर इनकी ऑर्थो पोजीशन पर कोई बल्कि ग्रुप आया तो ये फिर घूम जाएंगे और बेंजीन के साथ या तो रेजोनेंस कम कर देंगे या फिर खत्म कर देंगे। और अपने काम के कौन से हैं? 2 3, बाकी सब हवाबाजी है। बाकी सब क्या है? हवाबाजी। कहां? NO2 बहुत जगह एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ में काम आएगा। ये बेंजोइक एसिड के अंदर ऑर्थो इफेक्ट समझाने के काम आएगा। ये बेसिक स्ट्रेंथ में काम आएगा अमीन्स और सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स के। बाकी उसके अलावा कोई काम में आने वाला नहीं है। गॉट द पॉइंट? छापिए, आगे बढ़ो। ये था हमारे सामने SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस में रुकावट के लिए खेद। रेजोनेंस में रुकावट के लिए खेद। और रुकावट किसकी वजह से हो रही है? स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। याद करो, मैंने बोला था GOC में मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ाऊंगा, मैं आपको स्टेरिक इफेक्ट्स पढ़ाऊंगा, और मैं आपको सोल्वेशन इफेक्ट पढ़ाऊंगा। तो ये स्टेरिक इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? स्टेरिक। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से रेजोनेंस में क्या पैदा हो गई है? दिक्कत। कौन कौन से ग्रुप हमें ध्यान रखने हैं? NO2 ध्यान रखना है, COOH ध्यान रखना, और ये अगर इन बल्कि ग्रुप अगर आपने है तो फिर इनको घूमना पड़ेगा। ये बेंजीन के साथ या तो रेजोनेंस कम कर देंगे या खत्म। इन पर कभी SIR नहीं लगता, ये फील ही नहीं करते रिपल्सन, चाहे आप इनकी ऑर्थो पोजीशन पर हाथी क्यों ना भिड़ा दो। और अगर अपन बात करें हाइड्रोजन भी फील करते हैं क्या? यस, एक स्पेशल कंपाउंड हमने दिया है, उस रिपल्सन की वजह से वो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? नॉन प्लेनर। अगर कोई मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया है तो वो जो एटम प्लेन से बाहर चले गए, उनके p ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में नहीं आ पाएंगे, पैरेलल नहीं रहेंगे। सुलटा दिया है क्या? इसके बाद हम वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। बहुत खतरनाक तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन को एनसीईआरटी ने लिखा है, पढ़ना जाके एक बार, तबीयत खुश हो जाएगी। +1 के एनसीईआरटी का कवर पेज पर जो डायग्राम है वो हाइपर कॉन्जुगेशन का है, ऑर्बिटल डायग्राम है। कई कई जगह पर तो आप एनसीईआरटी को छूते तक नहीं है, और जो चीजें एनसीईआरटी में नहीं होती है उनको आप तबीयत से उधेड़ते हैं, जैसे इसको। नीट ने नहीं बात की SIR पर आज तक, लेकिन अगर अल्फा में नहीं पढ़ाए ना तो बाजू वाला बोलेगा और बुला के लाओ, इसने देख उड़ा दिया, इसने नहीं पढ़ाया। ये बहुत दिक्कत होती है, यहां तक पढ़ाते हुए बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। क्लियर? सुलटा दिया है क्या? चलिए थोड़ा सा गैप छोड़कर हेडिंग लगा देंगे और उस पर लिख देना लाल पेन से, डोंट इग्नोर हाइपर कॉन्जुगेशन। जिसने हाइपर कॉन्जुगेशन को इग्नोर किया उसकी फाइल सुलटेगी, कोई नहीं बचा सकता उसको। क्योंकि बच्चे हाइपर को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे क्लास में मास्टर को इग्नोर किया जाता है कि पढ़ा ही नहीं हमने तो हाइपर। ये क्या होता है? और वास्तव में आपने जीवन में इसको इग्नोर ही किया है। इसका एहसास मैं कुछ पहले 15 से 10 मिनट में दिला दूंगा। चलिए नाम बताइए सबसे पहले, क्या बोल देते हैं इसको? हाइपर कॉन्जुगेशन, बिल्कुल सही। और बताओ? नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको बोल देते हैं, बिल्कुल सही। और बताओ? सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल देते हैं, हाँ या ना? और बताओ? और बताओ, बताओ जल्दी से। बेकर नाथन इफेक्ट भी इसको बोल देते हैं। यही वो राक्षस है जो बता कर गए थे इसके बारे में, बेकर एंड नाथन। बेकर नाथन इफेक्ट अब तो पता नहीं कहां मिलेंगे, मुक्ति धाम में मिलेंगे। बेकर नाथन इफेक्ट। अब पता है जिस बच्चे ने पहली बार कोचिंग ली होती है ना, उसको लगता है शायद यही क्वेश्चन आएगा कि बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन के कौन कौन से नाम है। वो घर जाके इनको याद करता है। अबे यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं कि बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन के दूसरे नाम क्या हैं। ये तो ठीक आपको खुश करने के लिए लिख दिए, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए अब मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कितने लोग उसका जवाब देंगे। कितने लोगों को लगता है कि ये जो कार्बोकेटाइन आप लोगों के सामने बनाया गया है इसमें पॉजिटिव चार्ज डिलोकेलाइज्ड है? कितने लोगों को लगता है कि दिस पॉजिटिव चार्ज इज डिलोकेलाइज्ड?
पहले तो वो हाथ उठाएंगे जिनको लगता है, मेरे को वो कम लगेंगे। आपको लगता है? ऐसे क्या लगता था पहले? लगता था, अब नहीं लग रहा है। लगता है ये डिलोकलाइज्ड है। कैसे? पाई कहाँ है भाई? आपको भी लगता है? कैसे? अबे ओके, मैक्स हाइड्रोजन रीअरेंजमेंट की बातें नहीं हो रही यहाँ पर, और ये रीअरेंज होगा भी नहीं। कुछ भी फेंक देते हो। तुम्हें क्या लगता है अभी जो पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ के आया हूं मैं? ऐसे तो कोई पॉलीमर का सवाल पूछ ले तो कल बताएंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, अभी भी अंदर से ऐसा लग रहा है कि यार ये लोकलाइज होना चाहिए क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं है। अबे रेजोनेंस से ही डिलोकलाइजेशन नहीं होता है, हाइपर डिलोकलाइजेशन होता है। एंड दिस पॉजिटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड, दिस पॉजिटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड। क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर भी कॉन्जुगेशन है? क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर भी कॉन्जुगेशन है? अबे दिमाग से पैदल लोगों, नाम के अंदर कॉन्जुगेशन लिखा हुआ है। तुमने तो रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन को नहीं पढ़ा, हाइपर में तो पढ़ोगे कहां से? बताइए रेजोनेंस के अंदर कितनी कॉन्जुगेशन पढ़ाई मैंने? दो, पाई पी और पाई पाई, और यहां पर भी वही होगा, बस पाई की जगह कौन ले लेगा? सिग्मा। कौन ले लेगा? सिग्मा। उधेड़ देगा एग्जामिनर अगर गलती से हाइपर कॉन्जुगेशन पर हाथ डाल दिया तो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने देगा। लिखिए, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस। ये देखिए, ये रेजोनेंस होता है, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस। और मैंने आपको बोला था रेजोनेंस सिग्मा पाई का मोहताज नहीं होता है। यहां सिग्मा डिलोकलाइज होगा, देख लेना। इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस इन विच, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस इन विच सिग्मा पी, in which sigma p and pi, it's a special type of resonance in which sigma p and sigma pi conjugation is observed. सिग्मा पी एंड सिग्मा पाई कॉन्जुकेशन इज ऑब्जर्व। कोई भी अगर कॉन्जुकेशन में आना चाहता है तो उसके पास पी तो होना ही चाहिए, चाहे वो रेजोनेंस हो चाहे वो हाइपर कॉन्जुकेशन हो। अगर उसके पास पी ऑर्बिटल नहीं है तो वो कॉन्जुकेशन में नहीं आ सकता। इस बात को अपने दिमाग में उतार लीजिए। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुकेशन। अब देखिए, हाइपर कॉन्जुकेशन की अगर अपन बात करें, ध्यान से सुनते रहना भाई, एक एक चीज आपको तबीयत से बताई जाएगी। हाइपर कॉन्जुकेशन की अगर हम बात करना चाहें तो यहां पर आपने अभी बताया कितने टाइप की कॉन्जुकेशन ऑब्जर्व होती है? दो टाइप की। जे यहां से दो बार गुर्दे छील चुका है, ध्यान से सुन लेना। खतरनाक लेवल पर दो बार क्वेश्चन बनाए हैं जे ने यहां से, और गलती से जेई का क्वेश्चन रिपीट कर दिया ना, आंसर नहीं निकलेगा। क्योंकि जेई खतरनाक लेवल पर जाकर बात करता है, और नीट वाले को मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो रिपीट ही करता है बस कि ये इतना छोटा सा पूछा गया था, छोटा सा तो अपन भी पूछ लेते हैं। तो बताइए, एक तो इसमें कौन सी कॉन्जुकेशन होगी? सिग्मा पी कॉन्जुकेशन। बताइए, सिग्मा पी कॉन्जुकेशन किस किस में ऑब्जर्व हो सकती है? सिग्मा पी कॉन्जुकेशन ऑब्जर्व होगी आपको किसके केस में? कार्बोकेटाइन के केस में। किसके केस में? कार्बोकेटाइन के केस में। और कहां पर ऑब्जर्व हो सकती है आपको? ऑब्जर्व हो सकती है कार्बन फ्री रेडिकल के केस में। कहां पर ऑब्जर्व हो सकती है? कार्बन फ्री रेडिकल के केस में। क्या कार्बोनाइन हाइपर कॉन्जुकेशन कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। क्या लोन पेयर हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है? नहीं। अभी अभी चंद सेकंडों में आपको उसके जवाब मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने रहने वाला है क्या? यहां पर रहेगा सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। क्या रहेगा? सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन। याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो पाई पी कॉन्जुगेशन पढ़ाया था पहला, दूसरा पाई पाई कॉन्जुगेशन। बस पाई की जगह किसने ले ली है? सिग्मा ने। और डीलोकलाइजेशन सिग्मा का मुश्किल होता है, पाई का इजी होता है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन में बॉन्ड टूटता है। अगर टूटने वाला बॉन्ड वीक है तो उसका डीलोकलाइजेशन इजी होगा, और टूटने वाला बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसका डीलोकलाइजेशन मुश्किल होता है। तो आप बताइए, हाइपर कॉन्जुगेशन में जो कॉन्जुगेशन होगा वो बेटर होगा या रेजोनेंस में? रेजोनेंस में, नो डाउट, क्योंकि वहां पर पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है। यहां किसका इन्वॉल्वमेंट आ जाता है? सिग्मा का। सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन किसके अंदर ऑब्जर्व होता है? सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन आपको ऑब्जर्व होगा एल्किन्स में। किसमें ऑब्जर्व होगा? एल्किन्स में। पहला।
दूसरा आपको कहां पर ऑब्जर्व होगा, एल्काइल बेंजीन्स में। एनसीईआरटी ने उसको एल्काइल एरिन्स लिख दिया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एल्काइल बेंजीन के अंदर ऑब्जर्व होगा। और तीसरा आपको ऑब्जर्व हो सकता है किसके अंदर, एल्काइंस के अंदर। हालांकि एनसीईआरटी ने इसका कोई नाम नहीं लिया एल्काइंस का, ऊपर वाले दोनों को उसने तबीयत से डिस्कस किया है। तो सिग्मा आपको यहां यहां ऑब्जर्व हो सकता है। और अगर अपन बात करें सिग्मा पी कॉन्जुगेशन यहां हो सकता है। कॉन्जुगेशन में आने के लिए उसके पास पी ऑर्बिटल होना बेहद जरूरी है। आप बताइए, अगर किसी ने पाई बॉन्ड बना रखा है तो क्या लगता है पी नहीं होगा क्या? होगा, क्योंकि पाई में कितने पी होते हैं, दो तो होते ही होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहले यहां तक छापेंगे, फिर पहले वाले पर बात करेंगे। कार्बन आयन में क्यों नहीं होता है हाइपर कॉन्जुगेशन? क्यों नहीं होता है? अबे पी ऑर्बिटल तो बाद में देखते हैं, पहले कॉन्जुगेशन देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन। पहले कॉन्जुगेशन देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन। क्या देखते हैं? मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है तुमको। मैंने क्या बोला था? सबसे पहले ये देखा करो, क्या लोन पर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है तो फिर वो डीलोकलाइज होगा, और डीलोकलाइज होगा तो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होगा। अगर वो कॉन्जुगेशन में नहीं जा पा रहा है तो फिर वो क्या होगा, लोकलाइज्ड। और लोकलाइज्ड होगा तो फिर वो किस में होगा, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होगा। इनमें से आपको बताना है किस किस के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। पहले में हो सकता है, दूसरे में हो सकता है, तीसरे के अंदर हो सकता है, सोच समझकर आपको जवाब देना है, और चौथे के अंदर हो सकता है। हो सकता है आपने ऐसी बातें आज तक आपने केवल आंखों पर पट्टी बांध के कुछ चीजों को याद कर लिया है। आप बताइए, ये केटायन है, ये भी केटायन है। पहले वाले केटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन आप करवाते हैं, क्या नीचे वाले में भी हो सकता है? क्यों? क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पी नहीं इसके पास। कितना सिंपल है, ये ना तो रेजोनेंस में गया था और ना ये हाइपर में जा सकता है। अब यहां अभी मत बोलना, क्योंकि अगर इसको कॉन्जुगेशन में जाने का मौका मिला तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी। अभी इन दोनों के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन इसको लेकर तो कंफर्म है इसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता है। गॉट द पॉइंट? तो ऐसे वाले चार्ज को लिखा जाता है लोकलाइज्ड। जो इनको लोकलाइज्ड लिखते हैं ना, दिमाग से पैदल और मूर्ख होते हैं वो। क्या होते हैं? मूर्ख लोग। इनसे जितना दूर रहोगे फायदे में रहोगे। चलिए, तो यहां तक आपने बातें कर ली है क्या? चलिए, अब इसमें पहला हम पढ़ेंगे सिग्मा पी कॉन्जुगेशन। क्या पढ़ेंगे? सिग्मा पी कॉन्जुगेशन। थोड़ा सा लेवल ऊपर जाएगा, जो लोग परेशान होते हैं वो थोड़ी देर के लिए इंतजार करेंगे, मैं आपके लेवल पर भी आके बात करूंगा। लेकिन पहले थोड़ा सा लेवल ऊपर जाने दीजिए ताकि मैं एनसीईआरटी की बातें कवर कर सकूं। तो सबसे पहले हमारे सामने रहेगा सिग्मा पी कॉन्जुगेशन। कौन सा पढ़ने वाले हम? सिग्मा पी कॉन्जुगेशन हमारे सामने रहने वाला है। और उसमें भी सबसे पहले क्या आएगा? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के अंदर मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन समझाने वाला हूं। इसके अंदर कार्बोकेटायन के अंदर मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन समझाने वाला हूं। देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर आपने लिखा हुआ है सिग्मा पी। अब ये सिग्मा कौन सा? सिग्मा बॉन्ड तो किसी के बीच में भी हो सकता है। सिग्मा तो कार्बन हाइड्रोजन में हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन में हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में हो सकता है, कार्बन हेलोजन में हो सकता है। तो सर पहले तो प्लीज आप इस सिग्मा बॉन्ड को स्पेसिफाई कीजिए कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड जो है वो यहां पर डिलोकलाइज हो सकता है, कॉन्जुगेशन में जा सकता है। बिल्कुल सही आपने बात की है। जो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा कौन सा रहेगा? ये रहेगा अल्फा कार्बन। कौन सा रहेगा? अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है वही डिलोकलाइज होगा आपके लेवल पर। यानी कि सर ये अल्फा कार्बन क्या होता है? देखिए, ये क्या है हमारे सामने? कार्बोकेटायन। इस कार्बोकेटायन से नेक्स्ट कार्बन जो कि कैसा होना चाहिए? sp3। मैंडेटरी sp3 होना, मैंडेटरी sp3 होना। क्लियर? जो कैसा होना चाहिए? sp3। इस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा। इस पर लगे हुए सारे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। इस पर लगे हुए सारे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। क्या सर अल्फा कार्बन एक ही हो सकता है? ऐसी मूर्खता वाली बातें ना करें। ये हमारे सामने कार्बोकेटायन है, यस। ये देखिए नेक्स्ट कार्बन और कैसा है? sp3। ये देखिए नेक्स्ट कार्बन और ये कैसा है? sp3। तो इन्हीं को ही हम क्या बोल देते हैं? अल्फा। इन्हीं को ही हम क्या बोल देते हैं? अल्फा। यू गॉट द पॉइंट? चलिए, तो आपको सबसे पहले यह समझ में आएगा कि अल्फा कार्बन तो कितने भी हो सकते हैं।
ये देखिए, ये भी हमारे सामने कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट sp3, कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट sp3, कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट sp3। बताइए ये सारे के सारे अल्फा हैं कि नहीं है? यस। तो ऐसा बोलना कि अल्फा कार्बन एक ही होता है, ये मूर्खता वाली बातें होती है। कैसी होती हैं? मूर्खता वाली बातें होती हैं। तो पहले मैंने बताया कि सिग्मा बॉन्ड कौन सा होना चाहिए। ये जो आपका अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है, यही हाइपर कॉन्जुगेशन करता है। क्या करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके पास ये बॉन्ड होना चाहिए और सामने वाले के पास पी ऑर्बिटल होना चाहिए। अभी पी ऑर्बिटल स्पेसिफाई नहीं किया है, क्योंकि पी ऑर्बिटल 3 टाइप के हो सकते हैं। एक तो एम्प्टी हो सकता है, एक हाफ फिल्ड हो सकता है और एक फुली फिल्ड हो सकता है। यू गॉट? ध्यान से आप मेरी बातों को सुनते रहेंगे। मैं सबसे पहले इसका नाम लिख देता हूं इथाइल कार्बोकेटाइन का। किसका लिख देता हूं? इथाइल कार्बोकेटाइन का। मैं इथाइल कार्बोकेटाइन के थ्रू, किसके थ्रू? इथाइल कार्बोकेटाइन के थ्रू आपको हाइपर कॉन्जुगेशन समझाना चाहता हूं। एनसीईआरटी बोलता है इथाइल कार्बोकेटाइन जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज्ड है। चलिए हम समझते हैं। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए कितना अल्फा एच चाहिए हमें? कम से कम एक सिग्मा बॉन्ड अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन में होना ही चाहिए। ध्यान से सुनेंगे। ये हमारे सामने है कार्बोकेटाइन। बताइए कार्बोकेटाइन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता है? यस। तो इसके पास पी ऑर्बिटल तो आ चुका है, सामने वाले के पास सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। तो ये हमारे सामने है कार्बन। यहां पर ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से। इधर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो कितना चाहिए? एक। हमें तो कितना चाहिए? एक। ये देखिए, क्या ये अल्फा कार्बन है? यस। और ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है। बता सकते हैं सिग्मा बॉन्ड किससे बना है? यस, sp3 एंड 1s। क्या मैं सही कह रहा हूं? कार्बन का ऑर्बिटल है sp3 और हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है 1s, इसी से बना है। आप बताइए ये ऑर्बिटल आपकी नजर में कैसा है? फील्ड है, हाफ फील्ड है, वैकेंट है? प्लीज बताइए कैसा है? ये कैसा है? फील्ड। अबे बॉन्ड बना हुआ है तो जाहिर सी बात है फील्ड होगा कि नहीं होगा? तो ये ऑर्बिटल कैसा है? फील्ड। इसके बारे में आपके क्या ख्यालात है? सर ये तो मैं आपको बता दूं, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है। कैसा है? वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ध्यान से सुनते रहना। ये हमारे सामने है वैकेंट पी ऑर्बिटल, और ये हमारे सामने कैसा है? सिग्मा। लेकिन सिग्मा कैसा है? फील्ड। सिग्मा कैसा है? फील्ड। अब पहले वीबीटी की कहानियां सुन लेते हैं, फिर एमओटी की भी सुनेंगे। और एमओटी तो आपकी आत्मा को तृप्त कर देगा, सारे डाउट दूर कर देगा एमओटी। भाई खतरनाक चीज है। वीबीटी बोलता है कि ये फील्ड ऑर्बिटल इस एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ नॉन पैरेलल साइड से इंटरेक्ट करता है। कैसे करता है? नॉन पैरेलल साइड से इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने का मतलब है ओवरलैप करता है। और जब भी कभी भी, ध्यान से सुनना, एक फील्ड ऑर्बिटल और एक वैकेंट ऑर्बिटल, या एक फील्ड ऑर्बिटल और एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो स्टेबलाइजिंग होती है। ऐसी इंटरेक्शन क्या होती है? स्टेबलाइजिंग। अब वीबीटी ना हवा में बात करता है, समझा नहीं पाता, फील नहीं दिला पाता चीजों की। कहता है कि एक फील्ड एक एम्प्टी अगर आपस में ओवरलैप करेंगे, जो इंटरेक्शन होगी, जो ओवरलैपिंग होगी, ये स्टेबलाइजिंग है। क्या है? स्टेबलाइजिंग। अब ठीक है, शब्दों में सुन लिया, समझ नहीं आ रहा है, फिर ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा, वो तो अलग बात है, बाद में बात करेंगे। क्लियर? लेकिन इसमें कोई फील आने वाली बात नहीं है कि ये है फील्ड, ये है एम्प्टी, इन्होंने इंटरेक्ट किया। सबसे पहले बताओ, ये पी और ये वाला ऑर्बिटल पैरेलल हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये कैसा है? sp2 और ये कैसा है? sp3। टेट्राहेड्रल है। कैसा है? टेट्राहेड्रल। नॉन पैरेलल करने की कोशिश करता है तो इतनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग यानी होती है, पार्शियल ओवरलैपिंग होती है। कैसी होती है? पार्शियल। अब देखो एमओटी आएगी और आपको झटके से समझा के चली जाएगी। एमओटी क्या बोलता है कि ये कैसा ऑर्बिटल है? फील्ड। और ये कैसा है? एम्प्टी। आप इनका ओवरलैप करवाना चाहते हैं, मैं बताऊंगा कि ये स्टेबलाइजिंग है या नहीं है। देखिए यहां पर हमारे सामने कौन सा है? सिग्मा। सिग्मा कैसा है? फील्ड। कैसा है? फील्ड। और दूसरा ऑर्बिटल कैसा आपका? पी। पी कैसा आपका? वैकेंट। ध्यान से सुनते रहना। पी ऑर्बिटल कैसा है? वैकेंट। और सिग्मा ऑर्बिटल कैसा है? फील्ड। एग्री करते हो? अगर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुई तो आप जानते हैं एक तो क्या बनकर आएगा? बॉन्डिंग। क्या बनकर आएगा? बॉन्डिंग। और एक क्या बनकर आएगा? एंटी बॉन्डिंग। एग्री करते हो? यस। ये फील्ड ऑर्बिटल है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, दो मिक्स होंगे तो बनेंगे भी दो। एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एग्री करते हो? इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं? दो, क्योंकि इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं। बताइए अब इलेक्ट्रॉन्स फिल कीजिए। सबसे पहले लो एनर्जी वाले में जाएंगे। इसमें कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम दो। तो यहां पर दो आ गए कि नहीं आ गए? ऊपर तो क्या रहेगा? खाली। बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1। आया कि नहीं आया? तो बोलता है कि एक फील्ड और एक वैकेंट ऑर्बिटल जब इंटरेक्ट करते हैं, ये इंटरेक्शन हमेशा बॉन्डिंग के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, ये इंटरेक्शन हमेशा स्टेबलाइजिंग है। आप बताइए बॉन्ड ऑर्डर आया कि नहीं आया? और बॉन्ड बनना मतलब स्टेबलाइजिंग फिनोमिना होता है। यहां से समझ में नहीं आया? मत समझ।
आप देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां गए तो इतना एनर्जी कम कर लिया कि नहीं कर लिया? इसी को तो स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। इसी को तो क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजेशन। ये हायर एनर्जी के लेवल खटक से लो एनर्जी के अंदर चले गए हैं, स्टेबलाइजेशन हो गया है। तो बताइए, क्या हाइपर कॉन्जुकेशन कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है? क्या हाइपर कॉन्जुकेशन कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है? यस। अब आप सोचिए, तो एक इंट्रैक्शन है, अगर अल्फा एच ज्यादा होते तो इंट्रैक्शन ज्यादा होती, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती। अब एक टाइम पर तो एक इंटरेक्ट कर पाएगा। मान लीजिए मैंने यहां पर भी हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पर भी हाइड्रोजन लगा दिया, तो क्या एक ही हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुकेशन कर सकता है? नहीं। अभी आप समझ सकते हैं ये बॉन्ड कैसा है, सिग्मा, और सिग्मा पर तो रोटेशन हो सकता है। तो अभी इसने किया है, फिर घूम के ये करेगा, फिर घूम के ये करेगा। मतलब जितने भी अल्फा एच है सब हाइपर कॉन्जुकेशन कर सकते हैं, जितने भी अल्फा एच हैं सब हाइपर कॉन्जुकेशन कर सकते हैं। प्लीज सर कार्बेनाइन में थोड़ा सा हमें बताइए, कार्बेनाइन के बारे में प्लीज सर थोड़ा सा बता दीजिए। जिंदगी भर रट रट के क्या हो गए हैं, परेशान। आज के बाद तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ले, कार्बेनाइन है कि नहीं है? पहले हम मान लेते हैं कि ये क्या करना चाहता है, इंटरेक्ट करना चाहता है। क्या करना चाहता है? इंटरेक्ट। फिर बाद में बात करेंगे, अगर कोई कॉन्जुकेशन में जा सकता है तो जाएगा, उसकी प्रायोरिटी होती है। आप बताइए, ये वाला ऑर्बिटल के बारे में आपके क्या ख्याल आता है? ये सिग्मा कैसा है? ये सिग्मा तो सर जी फील्ड है। कैसा है? फील्ड। ये बता पी कैसा है? सर ये पी भी कैसा है? फील्ड है। वीबीटी बोलता है दो फील्ड ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो फील्ड ऑर्बिटल कभी भी बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं कर सकते। एमओटी बोलता है अरे मत परेशान हो। क्यों परेशान हो रहा है? बच्चे को आराम से समझा। किससे समझा? आराम से। एमओटी का तो नाम बदनाम कर रखा है लोगों ने। क्यों? क्योंकि खुद को नहीं आती ना, वरना एमओटी से बढ़िया चीज नहीं। अब देख, कॉन्जुगेशन करना चाहता है, करवा। बता, ये हमारे सामने कैसा है? सिग्मा। सिग्मा कैसा है? फील्ड है कि नहीं है? बता, सिग्मा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो। फिर अगर अपन बात करना चाहें, एक पी हमारे सामने है जिस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ये कैसा है? पी। पी भी कैसा है? फील्ड। इंटरेक्शन करवाना चाहते हो, करवाओ। ये दोनों मिलेंगे तो एक क्या बनेगा हमारे सामने? बॉन्डिंग। और एक क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? इलेक्ट्रॉन्स फिल कीजिए, इलेक्ट्रॉन्स फिल कीजिए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। तो बॉन्डिंग में कितने गए? 2। एंटी बॉन्डिंग में भी कितने गए? 2। बॉन्ड ऑर्डर बता। कोई बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं हो सकती, कोई बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं हो सकती। तो ये जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में नहीं आ सकता। तो बोलेगा ठीक है हाइब्रिडाइजेशन में जाऊंगा। इसीलिए आप खटक से बोल देते हैं कि ये कैसा होता है? sp3 होता है। कैसा होता है? sp3। अब जरा सोच, अगर ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कर पाया तो क्या लोन पेयर कर पाएगा? क्या नहीं, क्योंकि लोन पेयर का भी पी कैसा होता है? फील्ड। अब आजा वापस लौट के, मैं कह रहा हूं ना पेपर बनाया सुलटा दूंगा एनसीईआरटी के अंदर रहकर ही, क्योंकि ये सारी बातें एनसीईआरटी की है। जाके देख लेना, ये का ये डायग्राम बना रखा है एनसीईआरटी। कातिलाना अंदाज में बात करता है एनसीईआरटी। अब आजा सिग्मा पी कॉन्जुकेशन के अंदर पी के बारे में बात कर कि पी कैसा होना चाहिए। या तो पी होना चाहिए आपका वैकेंट, या फिर आपका पी कैसा होना चाहिए? हाफ फिल। रेडिकल में बताऊंगा कि रेडिकल में भी इंटरेक्शन बॉन्डिंग वाली होगी। क्यों? रेडिकल में ये कैसा होगा? फील्ड। और ये कैसा होगा? हाफ फील्ड। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल? 3। 2 यहां जाएंगे, एक वहां जाएंगे, फिर भी बॉन्ड ऑर्डर आएगा। तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगी कि नहीं होगी? छाप आगे बढ़ूंगा। अब सोच जरा, इसमें कभी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है? पी नहीं है इसके पास भाई। बच्चा पता क्या बोलता है? सर इसमें प्लस एच से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा दूं क्या? बढ़ा दे तो कुछ भी कर सकता है। अब ऐसी बातें बोलेगा क्या कि सर प्लस एच से बेसिक बढ़ा दूं क्या? जब भी तूने देखा, क्या देखा इसका? प्लस आई। आपने देखा होगा अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ को प्लस आई वाले बढ़ाते हैं, प्लस आर वाले बढ़ाते हैं, प्लस एच की बात ही नहीं करता कभी, क्योंकि होता नहीं ना भाई। सुलटाइए जल्दी जल्दी। 17 मैसेज, ओ माय गॉड।
सर नीट में कितनी मेहनत करने से सिलेक्शन हो जाएगा? अबे नाप तोल कर मेहनत करेगा तो नहीं होगा। मेहनत करने की कोई लिमिट नहीं है। ये दिन आपको याद आएंगे जब भी आपका टफ टाइम आएगा। अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो भी और नहीं हुआ तो भी, क्योंकि जो आपने मेहनत किया है वो कभी खराब नहीं होगी। एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको लग सकता है कि मेरे इतना साल बर्बाद हो गए, ये हो गए। अगर आपने मेहनत की है तो की बात है। और यहां पर आए हो आराम से, एसी की हवा खाई है, मेस का खाना खाया है, चंबल गार्डन में घूमे हो, एंजॉय किया है, तो फिर तो बिल्कुल आपको दिक्कत हो सकती है। पहली क्लास में थोड़ा रहता तो दिक्कत में है। आधे ज्यादा लोगों की आंखें उल्टे जूते जैसी हो रखी हैं, सब रायते के नशे में बैठे हुए हैं कि एक तो आज इसकी पहली क्लास और आज ही तो स्पेशल था, ऊपर से इसने मोटी मोटी और खेल दिया, आज कर गया बर्बादी। थोड़ा हल्का खाना खा के आए, मैथ्स को बर्बाद करने के चक्कर में खुद को बर्बाद ना हो, क्योंकि तुम्हारा ना तो टीचर पे जोर चलता है ना एलन पे, किस पर चलता है? मैथ्स पे। किसने 3,500 लिए? 5,000 का खाना खाऊंगा इसका मैं। 2 रोटी सुबह एक्स्ट्रा और 2 रोटी शाम को एक्स्ट्रा, और रायता पीऊंगा वो अलग। तो दूसरों को बर्बाद करने के चक्कर में खुद में को बर्बाद मत कर लेना। लाइट डाइट लें एकदम आने वाले टाइम में, क्योंकि गर्मियों का मौसम आएगा, इसमें नींद बहुत भयंकर आती है। और ऊपर से एलन ने एसी की व्यवस्था भी कर रखी है कि तुम पढ़ के दिखाओ। हाँ, तो थोड़ा सा हल्का खाना खाएं ताकि आप क्लास के अंदर अलर्ट रहें, चीजें आसानी से समझ में आए। एक अच्छे विद्यार्थी के गुण होते हैं। और खूब सारा खाना खा के आओगे, आधी बातें सुनेंगी आधे नहीं सुनेंगी, फिर मास्टर को अपशब्द बोलने का कोई मतलब नहीं है। सुलटा दिया है क्या? अब हम इस कार्बोकेटाइन में कुछ नॉर्मल बातें भी कर लेते हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं बोल रहे हैं कि सर हमारे लेवल पर भी तो आओ। कहां कहां से जा रहे हो आप? बातें तो सारी ही होंगी, अब हल्के लेवल पर भी बातें होंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये देखिए, हाइपर कॉन्जुकेशन के बारे में हम बात करते हैं। ये हमारे सामने क्या है? कार्बोकेटाइन। ये लीजिए, वापस आ गया हूं मैं एमओटी को छोड़ के। कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट कार्बन कैसा होता है? अल्फा। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कैसे होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होता है, उसमें आपने देखा था पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हुआ था। कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है। यहां पर क्या लिख दीजिए? स्टार्ट पॉइंट, और यहां पर क्या लिख दीजिए? एंड पॉइंट। अगर पॉजिटिव चार्ज का हाइपर कॉन्जुकेशन हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज ही बनेगा, कहां पर? एंड टर्मिनल पर। लेकिन कौन जाएगा कॉन्जुकेशन में? सिग्मा। आप बताइए, सिग्मा का डिलोकलाइजेशन आसान होता है कि पाई का? पाई का। इसीलिए रेजोनेंस डोमिनेट करता है हाइपर कॉन्जुकेशन के ऊपर। बताइए, ये इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ऐसा ही हुआ था, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ गया था। यस। बताइए, अगर ऐसा हुआ तो फिर पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा? एंड टर्मिनल पर। पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा? एंड टर्मिनल पर। एंड टर्मिनल पर कौन है? हाइड्रोजन। इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। एक बात और ध्यान से सुन लेना, हाइपर कॉन्जुकेशन में जिंदगी में जब भी परेशानी आए, मेरी एक लाइन याद करना, हाइपर कॉन्जुकेशन इज जस्ट रेजोनेंस लाइक फिनोमिना। इनफैक्ट ये रेजोनेंस ही होता है। हाइपर कॉन्जुकेशन आप ही ने तो लिखा है, नो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। इसीलिए मैंने बोला था रेजोनेंस सिग्मा पाई का मोहताज नहीं होता है। क्लियर? तो ये एक बात हमेशा ध्यान रखना, हाइपर कॉन्जुकेशन इज जस्ट रेजोनेंस लाइक फिनोमेना। बताओ, रेजोनेंस रियल था कि हाइपोथेटिकल? हाइपर कॉन्जुकेशन भी हाइपोथेटिकल है। दूसरी बात, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने की कंडीशंस बताओ। 2 कंडीशन थी, टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी सेम एंड मूवमेंट ऑफ एटम इज नॉट अलाउड। सेम टू सेम 2 कंडीशंस है। अब आप देखिए, जैसे ही आपने इसको डिलोकलाइज करवाया सिग्मा बॉन्ड को, आपको लगेगा कि हाइड्रोजन का तो किसी के साथ कोई बॉन्ड ही, और ये सर टहलने निकल गया तो, इधर उधर निकल गया तो, हवा का झोंका है इधर उधर चला गया तो, क्योंकि इसका तो कोई बॉन्ड ही नहीं है। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की तरह इमेजिनरी होती हैं। कैसी होती हैं? इमेजिनरी। और यहां भी एटम्स का मूवमेंट अलाउड नहीं है, भले उनमें बॉन्ड हो या नहीं हो। देखो, कार्बन और हाइड्रोजन में कोई बॉन्ड नहीं है, इसीलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसका नाम दिया जाता है। नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसका नाम दिया जाता है। आप बताइए, क्या ये वाला भी हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है? यस, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। अगर इसने हाइपर कॉन्जुगेशन किया तो आपके सामने कौन सी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनकर आएगी? ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो भी अल्फा एच हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, बिना हवा के बॉन्ड, बिना बॉन्ड के हवा में लटक जाएगा। आप बताइए, क्या सर ये भी कर सकता है? जी हाँ।
अगर इसने भी हाइपर कॉन्जुगेशन किया तो ये वाला भी बॉन्ड हवा में लटक जाएगा बिना किसी, सॉरी, ये वाला हाइड्रोजन भी हवा में लटक जाएगा बिना किसी बॉन्ड के। आप बताइए पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है या डिलोकलाइज्ड है? डिलोकलाइज्ड है कि नहीं है? लेकिन हम इसको इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इग्नोर। बहुत सारे लोग तो पूछ भी लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस, वो हाइपर को इग्नोर करके चलते हैं। हाइपर बहुत खतरनाक चीज है भाई। यू गॉट द पॉइंट? यस। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है, कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी? ये जितने भी आपने बनाई है ना, ये इथाइल कार्बोकेटाइन की सारी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें से कोई भी रियल नहीं है। रियल तो कौन होगा? हाइब्रिड। इनफैक्ट हाइब्रिड भी रियल नहीं होता है, वो क्या होता है? क्लोज टू रियल होता है। क्या होता है? क्लोज टू रियल। अगर अपन बात करें हाइब्रिड बनाने की, तो जो बॉन्ड नहीं टूटे उनको तो एज इट इज बना दीजिए। बताइए कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा है क्या? यस। तो फिर हमें इसको पार्शियल बॉन्ड से दिखाना पड़ेगा। यहां पर भी अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा है क्या? यस, पार्शियल दिखाना पड़ेगा। अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा है? यस, पार्शियल दिखाना पड़ेगा। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बना है? यस, पार्शियल से दिखाना पड़ेगा। पहली हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज यहां है, दूसरे में पॉजिटिव चार्ज यहां है, तीसरे में पॉजिटिव चार्ज कहां है? यहां है, और चौथी में पॉजिटिव चार्ज कहां है? यहां है। आप बताइए क्या ये चारों आपस में इक्विवेलेंट हैं? नहीं। तो क्या मैं चार्ज का मैग्नीट्यूड दिखा सकता हूं? नहीं। इसलिए मैं डेल्टा का इस्तेमाल कर रहा हूं। किसका इस्तेमाल कर रहा हूं? डेल्टा का। ये हमारे सामने हाइब्रिड है। ये क्या है? हाइब्रिड, विच इज नॉट रियल, क्लोज टू रियल, बहुत क्लोज है रियल के। बहुत सारे लोग पता क्या बोलते हैं, देखो ये इसकी 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है। अबे हट, काई के हाइपर कॉन्जुगेटिव? इसकी बॉल, किसकी बॉल? इसकी। वो तो खुद रियल नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल, लाइक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये एरो तो देख ले, ये एरो ऑफ इमेजिनेशन है। मतलब ये एरो जहां बन जाए मतलब फेंक रहे हैं, प्योर फेंक रहे हैं, सामने वाला केवल और केवल लपेट रहा है। माना कि नहीं माना? तो आप बताइए, ये है इथाइल कार्बोकेटाइन। इस इथाइल कार्बोकेटाइन की कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है? 1 2 3 4। अब आपको याद आएगा कि आपने एक फॉर्मूला लिखा था, और वो फॉर्मूला कहां से आया था आज आपको समझ में आएगा। टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। बताइए इसके बारे में आपका क्या कहना है? कितनी बनी? यहां पर बता कितनी बनी? 4 है कि नहीं है? ये खुद एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है। दिमाग में उतार ले इस बात को। तो यहां पर देखो कितने अल्फा एस थे? 3। तो 3 तो ये बन गई, और एक ये बन गई जिसमें कोई बॉन्ड नहीं टूटा हुआ है। इसीलिए आप लिखते थे 1 प्लस नंबर ऑफ अल्फा एच, 1 प्लस नंबर ऑफ अल्फा एच। लिखते थे कि नहीं लिखते थे? कितनी हो गई टोटल? यहां हो गई 4। अब एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछा, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग सीएच बॉन्ड ब्रोकन। ऐसी बताओ जिसमें सीएच बॉन्ड टूटा हुआ है। ऐसी तो 3 ही है। ऐसी कितनी होंगी? जितने अल्फा एच होंगे। ऐसी कितनी होंगी? जितने अल्फा एच होंगे। टोटल अल्फा एच प्लस 1 होगा। यू गॉट द पॉइंट? बताइए क्या पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है? यस। और चार्ज जब भी डिलोकलाइज होता है, चार्ज जब भी शेयर होता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है। क्या करता है? स्टेबलाइज। जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। डिलोकलाइजेशन कितना होगा कैसे पता चलेगा? अल्फा एच से। जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना ज्यादा डिलोकलाइजेशन, जितने ज्यादा अल्फा एच उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। हाँ है ना? छाप के आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी सुलटा दीजिए भाई लोगों, टाइम मतलब है ही नहीं अपने पास। सब्जेक्ट को उस लेवल पर लेकर चलेंगे कि नीट का आने वाला क्वेश्चन एकदम आसान लगे। क्योंकि नीट एक ही बात बोलता है, घर से सोच क्या, घर से पढ़ क्या। यहाँ केवल क्या लगा? टिक लगा। अगर वहां पर सोचना पड़ता तो 3-3 लोगों को 720 नहीं आते। बोलता है सोच के घर से आ, इधर तो केवल टिक लगा। इसलिए मैं बोलता हूं दिमाग कम भी है और कंसिस्टेंसी आपकी स्टडी में अच्छी है तो आप नीट को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कम दिमाग वालों को भी सिलेक्ट होते हुए देखा है। आप भी उसका उदाहरण बनेंगे। जिनका 2 साल में नहीं हुआ, 3 साल में नहीं हुआ, तो ये तो कंफर्म है अपने अंदर दिमाग नहीं था। लेकिन अपनी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी इतनी शानदार थी कि फिर भी हमने क्रैक किया। अगर हमारे अंदर दिमाग बहुत अच्छी होती तो हम पहली बार में सेलेक्ट हो जाते। मानिए इस बात को, एक्सेप्ट कीजिए। तो आपके पास एक ही चारा बचा है और वो है हार्ड वर्क। और उसमें भी आप क्या करते हो? तोल तोल के, सर कितनी मेहनत करूं? जितना टाइम पढ़ सकते हो उतना टाइम पढ़ो, क्योंकि ये टाइम लौट कर नहीं आएगा।
एक बार एग्जामिनेशन सेंटर में जाके बैठ गया, तेरे हाथ में पेपर थमा दिया, फिर तेरे को कुछ याद नहीं है तो वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। तो जब तक एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं गया है तब तक का टाइम है, जितना पढ़ सकता है पढ़ ले, जितना पढ़ सकता है पढ़ ले, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। और अगर एक बार डेट अनाउंस हो गई तो प्रेशर वैसे ही बढ़ जाएगा। इस टाइम को खतरनाक तरीके से यूटिलाइज करें आप लोग। आपके पास एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस का भरपूर इस्तेमाल करें। जो हर साल होता आया है उसको इस साल ना होने दे। हर साल भी यही करते हैं, पेपर की डेट आने के बाद सीरियस होते हैं, फिर टाइम कितना बचता है। सुलटा दिया है क्या? लिखिए फिर। देखो मेरी ये बातें तो चलती रहेंगी, एलन मेरे को बोलने के पैसे देता है और ये काम मैं ईमानदारी से करता हूं। ये नहीं पता मैं कितना अच्छा समझा पाता हूं, लेकिन मैं बोलता लगातार। लिखिए, ऐसी बातें ना करें। अब एक क्लास और लेनी है, मूड ऑफ हो गया तो मैं घर चला जाऊंगा। शनिवार वैसे आज। लिखिए, कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। बात सही है कि नहीं है? यस। आप बताओ ये अल्काइल ग्रुप कैसा इफेक्ट लगा रहे हैं, प्लस का या माइनस का? ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो प्लस एच इफेक्ट है। ये कौन सा इफेक्ट है? प्लस एच। अभी बताऊंगा कौन कौन लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोर विल बी द नंबर ऑफ अल्फा एच। मोर विल बी द नंबर ऑफ अल्फा एच। मोर विल बी द नंबर ऑफ अल्फा एच। मोर विल बी द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। अब इसका क्या मतलब समझे? अल्फा एच जितने ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा, चार्ज का डिलोकलाइजेशन उतना ही ज्यादा। मोर विल बी द अल्फा एच, मोर विल बी द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अभी नहीं करेंगे कि केटाइन कंपेयर करने लग जाए, नहीं नहीं, आखिरी में जब तुम ये सब भूल चुके होगे। मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्लियर? चलिए अब मैं आपको बहुत ही शानदार बात बताने वाला हूं, खतरनाक, अल्टीमेट। बहुत सारे बच्चों ने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिया है, बट बेचारों को यह नहीं पता चलता कि हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाते कौन है। पूरा हाइपर पढ़ लेते हैं, तबीयत से पढ़ लेते हैं, ये तक नहीं पता होता कि हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाते कौन है। कैसे पता चलेगा कि प्लस एच इफेक्ट भी देखना है या माइनस एच इफेक्ट भी देखना है? ध्यान से सुनना। अगर हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की, किसकी बात करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन की। ध्यान से सुनते रहना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आपके लेवल पर दिखाते हैं कौन? एल्काइल ग्रुप्स। कौन दिखाते हैं? एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स having at least one alpha H, having at least one alpha H। एल्काइल ग्रुप्स का इफेक्ट है ये। इसका मतलब सर थोड़ा सा अगर आप सही तरीके से बात करें तो एल्काइल ग्रुप्स तो दो इफेक्ट दिखाते हैं। यस, उसमें से एक तो देखता है और एक नहीं देखता है। एल्काइल ग्रुप्स कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं? एक तो दिखाते हैं इंडक्टिव। कौन सा दिखाते हैं? इंडक्टिव। और एक कौन सा दिखाते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। ध्यान से सुन ले मेरी बात को। एल्काइल ग्रुप्स का ही हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इंडक्टिव में भी इनका कैसा होता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लस आई, मोस्ट ऑफ द केसेस में। और इनका हाइपर कॉन्जुगेशन में भी कैसा होता है? प्लस एच। यानी कि ये तो दोनों से ही कैसे निकले? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसे निकले? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप केटाइन और रेडिकल दोनों को स्टेबलाइज करते हैं। अभी बातें होंगी, आप सुनना ध्यान से। मान लीजिए ये हमारे सामने है एल्काइल ग्रुप, कौन है? मिथाइल। इसका मतलब ये कहीं जाके जुड़ेगा, केटाइन से जुड़ेगा, रेडिकल से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो ये कौन सा कार्बन हुआ? अल्फा। बताइए इसके अंदर कितने अल्फा एच है? 3 अल्फा एच है। बताइए क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा? यस, प्लस एच शो करेगा। क्या ये प्लस आई भी शो करेगा? एग्जैक्टली, दोनों शो करेगा। नेक्स्ट अगर हमारे सामने आ जाता है इथाइल ग्रुप, ध्यान से सुनते रहना भाई लोगों। बताइए यही अल्फा कार्बन है क्या? यस। कितने अल्फा एच इसके अंदर? 2 अल्फा एच है। तो क्या ये प्लस एच इफेक्ट दिखाएगा? दिखाएगा। क्या ये प्लस आई भी दिखाएगा? यस, बिल्कुल दिखाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। बताइए क्या इसमें अल्फा एच है? यस। इसके पास अभी भी एक अल्फा एच है। क्या ये प्लस एच इफेक्ट दिखाएगा? यस। क्या ये प्लस आई भी दिखाएगा? यस। नेक्स्ट मेरे पास जगह कम बची है, मैं यहां पर लिख देता हूं टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। बताइए इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं?
क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा? नहीं। अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। क्या ये प्लस आई दिखाएगा? यस। अब सर ये तो पता चल चुका है एल्काइल ग्रुप प्लस एच इफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा किसका प्लस एच ज्यादा है और किसका प्लस एच कम है? जैसे आपने रेजोनेंस में हमें बड़ी आसानी से समझा दिया था कि NH2 और OH में से दोनों प्लस आर लगाते हैं। यस, प्लस आर इसका क्या होता है? ज्यादा। तो सर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन को कैसे कंपेयर करूंगा कि किसका हाइपर ज्यादा है और किसका हाइपर कम है? जिसके पास अल्फा एच ज्यादा होते हैं उसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी ज्यादा लगता है। तो मिथाइल का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इथाइल, और इथाइल का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आइसोप्रोपाइल। मोर विल बी द नंबर ऑफ अल्फा एच, मोर विल बी द प्लस एच इफेक्ट। यू गॉट द पॉइंट? तो ऊपर से नीचे जाने पर प्लस एच कम हो रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर प्लस आई बढ़ रहा है। टर्सरी ब्यूटाइल केवल और केवल क्या लगा सकता है? प्लस आई। ये प्लस एच इफेक्ट नहीं लगाता है। छापिए, आगे बढ़ो। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप्स बताओ। एल्काइल। आज के बाद इस बात को दिमाग में उतार, और केवल क्या देखता है? एल्काइल का इंडेक्टिव। आज के बाद हाइपर भी देखना है। कल पूरे दिन एक ही बात दोहराते रहना है। आई विल नॉट इग्नोर हाइपर कॉन्जुगेशन। ये जब आखिरी में जब ये तुम प्रतिज्ञा करो ना, तो ये भी बोलना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन को इग्नोर नहीं करूंगा। कार्बोकेटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन आयन में नहीं हो सकता, लोन पेयर वालों में नहीं हो सकता। इसीलिए जब भी आप इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करते हैं अल्कोहल में, याद करो, तो कभी आप ये नहीं बोलते कि CH3 का प्लस एच लगेगा। नहीं, क्या बोलते हो? क्या लगेगा? प्लस आई। यू गॉट इट? चीजों को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं, चीजें समझ में कैसे आएंगे भाई? बहुत शानदार सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक का, बहुत शानदार। सल्टा दिया है क्या? आराम आराम से लिखो, अपने को कोई जल्दी नहीं है। जहां 3 साल लगे वहां 4 सही, और जहां 4 लगे वहां 5 सही। आपके अंदर पता नहीं धैर्य आया है कि नहीं आया, आपके घर वालों में बहुत ज्यादा हो गया है। अब वो परेशान नहीं होते, तुम बोलते हो कि इस बार भी नहीं हो। ओके, नया बता कुछ। ये जलील करता हूं, यही तो तुम्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। अपना लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड पॉकेट में रख लिया करो, पर्स में या फोन के पीछे, जो जहां तुम 20-30 रुपए रखते हो ना कवर में, वहां पर क्या रखो? अपना लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड। जब भी वो तुम्हें दिखाई देगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पढ़ना है। पढ़ाई करने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, और इस बार तुम्हें बिना पढ़े हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट ईयर से भी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे सामने है कार्बन फ्री रेडिकल। क्या है? कार्बन फ्री रेडिकल। अब देखो चीजें कितनी आसान हो जाएंगी। वो किसी लेवल तक उतर जाए, अगर बात एनसीईआरटी की है तो पढ़ेंगे, किसी लेवल तक उतर जाए। और एनसीईआरटी ने तबीयत से समझाया भाई, ऑर्बिटल डायग्राम से। बस मैं एमओटी तक चला गया हूं, उसने बाकी बातें वैसे शब्दों में कर ली है। अगर हमारे सामने ये कार्बन फ्री रेडिकल है, बताइए क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है? यस, हो सकता है। ऐसे हवाबाजी में नहीं, क्योंकि हमने याद कर रखा है, हम समझेंगे इसको। आप बताइए क्या ये अल्फा कार्बन है? यस। इसका नाम बताइए। इसका नाम होगा इथाइल फ्री रेडिकल। क्या नाम होगा? इथाइल फ्री रेडिकल। इथाइल फ्री रेडिकल। अगर वो हमसे पूछे क्या इथाइल फ्री रेडिकल हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज्ड है? यस, बात करेंगे कैसे और क्यों। क्या फ्री रेडिकल के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। पहले वीवीटी से बात कर लेंगे, फिर एमओटी से बात कर लेंगे। एमओटी तो आप जानते हैं क्रिस्टल क्लियर ही कर देता है बातों को। क्या कर देता है? क्रिस्टल क्लियर, डाउट नहीं छोड़ता, शब्दों में नहीं खेलता है वो। मान लीजिए ये हमारे सामने है कार्बन फ्री रेडिकल। क्या मैंने आपको बताया था इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है? यस। पी तो इसके पास भी है भाई, पी है पहले से ही। यस। अगर बाजू वाले कार्बन पर क्या आ जाए? अल्फा हाइड्रोजन आ जाए। कितना आ जाए? बस एक आ जाए। कितना आ जाए? बस एक आ जाए। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फिर मामला यहां से खेला जा सकता है।
आप बताइए ये जो सिग्मा है ये किससे बना है? ये वाला सिग्मा ये बना है sp3, तो किसका है? कार्बन का। और 1s किसका है? वो क्या पता क्या पूछ ले हमसे। और ये तो उसने एनसीईआरटी डायग्राम में लिखा हुआ है, छोटा सा, कुछ भी पूछे दिक्कत ही नहीं है एनसीईआरटी की। तो इधर वाले ऑर्बिटल के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? ये फील्ड है या वैकेंट है? कैसा है? फील्ड है साहब। ये सिग्मा जो है ये कैसा है? फील्ड। हमारे सामने है फील्ड। आप बताइए ये पी के बारे में क्या ख्यालात? ये हमारे सामने पी कैसा है? हाफ फील्ड। आप सुनना ध्यान से, ये है हाफ फील्ड। वीबीटी बोलता है कि एक फील्ड ऑर्बिटल और एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल, या एक फील्ड ऑर्बिटल और एक वैकेंट ऑर्बिटल का जो इंटरेक्शन होता है, जो ओवरलैपिंग होता है, वो स्टेबलाइजिंग होता है। क्या होता है? स्टेबलाइजिंग। वो फिर वो बना बना कर दिखाएगा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, जो थोड़ी देर पहले अपन ने बनाया केटायन के केस में। एमओटी इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। ये बोलता है कि नॉन पैरेलल साइड से ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे और स्टेबलाइजेशन यहां पर होगा। चलिए बात कर लेते हैं एमओटी की। किसकी बात कर लेते हैं? एमओटी की। बताइए यहां पर हमारे सामने कौन सा है? सिग्मा। सिग्मा कैसा है? फील्ड। यहां पर हमारे सामने कैसा है? पी कैसा है? हाफ फील्ड। आप इस बात से एग्री करते हैं? यस। मैं लिख भी देता हूं हाफ फील्ड। देखना वो जो पूछता है ना, वो तो आपके लिए बेटा 2 कौड़ी की बातें हो चुकी हैं। जे यही पूछता है कि बताइए किस किस के बीच में यहाँ इंटरेक्शन है? सिग्मा फील्ड, पी हाफ फील्ड। 2 कौड़ी का लगेगा, 2 कौड़ी का तुम्हें। क्लियर? तो यहाँ पर ये कैसा है हमारे सामने? ये फुली फील्ड है। ये कैसा है? फुली फील्ड है। वो कैसा है? हाफ फील्ड। बताइए दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन हुई तो एक क्या बनेगा? बॉन्डिंग। और एक क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग। ध्यान से सुनना, अब गजब की बात यहां पर होने वाली है। ये कौन सा है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो कौन सा है? एंटी ऑर्बिटल। चलिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। तो इसमें कितने आ जाएंगे? 2। और उसमें कितना आएगा? 1। बताइए क्या अभी भी बॉन्ड ऑर्डर आएगा? यस। अगर बॉन्ड ऑर्डर आया है तो ये इंटरेक्शन स्टेबलाइजिंग है। ये इंटरेक्शन क्या है? स्टेबलाइजिंग। इट मींस यस, कार्बन फ्री रेडिकल हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है। तो आप बताइए कि जो सिग्मा पी कॉन्जुगेशन के अंदर जो पी है वो कैसा होना चाहिए? या तो वैकेंट या हाफ फील्ड। वो फुली फील्ड नहीं होना चाहिए। वो फुली फील्ड नहीं होना चाहिए। ये खेला किसने खेला है? ये खेला खेला है एमओटी ने। एक झटके में बता गया तुम्हें। क्लियर? अब सुनना ध्यान से। वीबीटी अपने ही तरीके से चलता है। वीबीटी हल्के हल्के तरीके से समझाने की कोशिश करता है कि देख ये भी हाइड्रोजन है, कि देख ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। ये हमारे सामने कौन सा है? अल्फा कार्बन है कि नहीं है? तो यहाँ पर लिख दो स्टार्ट पॉइंट, यहाँ पर लिख दो एंड पॉइंट। रेडिकल हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा तो रेडिकल बनेगा। कहां पर बनेगा? एंड पॉइंट पर बनेगा। यहाँ किसका डिलोकलाइजेशन होता है? सिग्मा का होता है। बताओ कितना इलेक्ट्रॉन लेकर आना है? 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे सामने क्या बनकर आएगी? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। आप बताइए ये H रेडिकल हवा में लटक जाएगा क्या? यस। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या केवल यही हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है? नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला। जितने भी अल्फा H हैं सबका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। किसके अंदर? हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर। किसके अंदर? हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर। बात समझ में आई क्या? यस। नेक्स्ट बताइए क्या ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है? जी हाँ। ये वीबीटी समझा रहा है। कौन समझा रहा है? वीबीटी। कि देखो रेडिकल को क्या कर दिया है? डिलोकलाइज। रेडिकल को क्या कर दिया है? डिलोकलाइज। इसलिए उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है। एमओटी ने खटक से बता दिया है स्टेबिलिटी बढ़ेगी, परेशान होने की जरूरत। क्या रेडिकल को हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज करता है? यस। तो जो बातें आपने केटायन में लिखी है ना वो एज इट इज लिख देनी है कि हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज कार्बन फ्री रेडिकल, more will be the alpha H, more will be hyperconjugative structure, more will be stability। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।